बचपन में एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना बहुत ही अच्छी बात थी, परंतु एसीएल को रीसर्जरी करना या रिवीजन करना या दोबारा करना या तिबारा करना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। रिवीजन एसीएल क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है रिवीजन करने की एसीएल की? क्या पहले एसीएल सही नहीं हुआ था? और उन इम्प्लांट का क्या जो पहली सर्जरी में डाले गए थे, क्या वो निकाले जाते हैं या उन्हें वहीं का वहीं छोड़ दिया जाता है? क्योंकि हमारे सर्जन ने तो बोला था ये तो बायोस्क्रू घुलने वाला है। कैसे पता लगाएं कि आपको रिवीजन एसीएल की ज़रूरत है या नहीं है? कोई तो सिम्टम्स होंगे, क्या डायग्नोसिस होगा, कैसे पता करेंगे? अच्छा, क्या इसमें वही सेम ग्राफ्ट इस्तेमाल होगा या कोई और ग्राफ्ट इस्तेमाल होगा? ये एक ही सर्जरी में होगा या इसमें दो दो सर्जरी करनी पड़ेगी? कुछ लोग तो इसे 2 स्टेज में करते हैं और कुछ लोग कहते हैं सिंगल में ही कर देते हैं। इसमें क्या उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले वाली एसीएल सर्जरी में हुआ था, या सेम टेस्ट करवाने पड़ेंगे दोबारा से? क्या इसका रिहैब वैसा ही रहेगा जैसा पहले वाले रिवीजन एसीएल से पहले जो सर्जरी एसीएल की हुई थी उसमें हुआ था? और क्या ऐसी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस या प्रोसीजर है जो सर्जन या हम ऐसे करें जिससे अब दूसरी बार तो भगवान कर रहा है हमारा रिवीजन एसीएल, पर तीसरी बार मत करना कभी भी। बताता हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सारी बातें बताता हूँ रिवीजन एसीएल से रिलेटेड, और साथ में मैं कहानी बताऊंगा उस छोटे बच्चे की, जिशान जिसका नाम है, जो अलीगढ़ से मेरे पास आया अपना रिवीजन एसीएल करवाने। दोस्तों, सबसे पहले क्या है रिवीजन? रिवीजन मतलब रिवाइज, मतलब दोबारा। जैसे री बॉल, री ओवर, री मैच, किसी भी चीज़ को, सेम चीज़ को दोबारा होना, उसको रिवीजन कहते हैं। और हाँ, इसकी सर्जरी में भी ज़रूरत पड़ती है। अब ये सोचिए, किसी चीज़ को दोबारा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो हो सकता है पहले उसके जो रिज़ल्ट आए हैं वो इतने सही नहीं आए हैं, तो इसीलिए रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कौन से कारण हैं जिससे आपको रिवीजन एसीएल या रिवीजन कोई भी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है? तो एसीएल में वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहला, स्टिफनेस। अगर अच्छा रिहैब ना हो, स्टिफनेस हो, तो उसकी वजह से भी रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी बात, री इंजरी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक बार सर्जरी करा ली तो आप बुलेट प्रूफ जैसे घुटने हो गए, आप चले जा रहे हैं, कभी कोई चोट ही ना लगेगी। दोस्तों, पहला एसीएल किसी चोट की वजह से या किसी कारण की वजह से आपने सर्जरी करवाई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा अगर कोई चोट लगेगी तो वो बचा रहेगा। अगर उसी पैर में दोबारा भी चोट लगेगी तो दोबारा भी एसीएल टूट सकता है, क्योंकि है तो वो नेचुरल ही। तीसरा, जो लोग ओवरवेट होते हैं या ओवर यूज़ करते हैं तो उनमें भी डीजनरेशन की वजह से, जैसे वेट क्षमता, किसी लिगामेंट की टॉलरेट करने की कैपेसिटी कम होती है, ओवरलोडिंग या ओवर यूज़ करने की वजह से हो सकता है उसमें माइक्रो टेयर होकर लॉन्ग टर्म में उसमें फिर से लिगामेंट टूट सकता है। और यहाँ तक कि अगर मल्टी लिगामेंट इंजरी हुई हो पहले, तो उसमें भी एसीएल रिवीजन के चांसेस बनती है। अब बात आते हैं कुछ सर्जन फैक्टर्स या सर्जरी रिलेटेड चीज़ें जिनकी वजह से रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। वो होती है इम्प्रॉपर टनलिंग। कुछ इनपरफेक्ट सर्जन्स या अंडर एक्सपीरियंस सर्जन्स जो है, टनल्स जो हैं एसीएल के गलत बना देते हैं या एनाटॉमिकल टनल नहीं बनाते हैं। जैसे हम लोग काफ़ी सारे केसेस कर करके नियर परफेक्ट टनलिंग बनाते हैं। तो जो इनएक्सपीरियंस सर्जन्स होते हैं, जिनका केस उतना ज़्यादा नहीं होता, जो नए नए केस कर रहे होते हैं, कम केस कर रहे होते हैं, उनमें टनल इम्परफेक्ट बनते हैं। और अगर इम्परफेक्ट टनल बनेंगे या गलत टनल बनेंगे जहाँ बनना चाहिए, तो उसकी वजह से जब सर्जरी के बाद इंसान चलता है तो नॉर्मल डीजनरेशन ज़्यादा होती है और दोबारा एसीएल टेयर हो सकता है। दूसरा, इसमें ग्राफ्ट साइज़। कई बार ग्राफ्ट साइज जो होता है वो इतना मोटा होता है, वो इम्पिंच करता है नॉच में। नॉच जो वो तरीका जहाँ से गुफा एसीएल जाता है, वो गुफा जिससे एसीएल जाता है, अगर ग्राफ्ट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो उस नॉच पे या उस पत्थर पे बार बार रगड़ खा रहा है जहाँ से एसीएल जाता है आपकी फीमर में या टीबिया में, तो उसकी वजह से भी, जैसे कोई रस्सी बार बार रगड़ रहती है दीवार पे, तो वो लिगामेंट रगड़ खा सकता है।
तो इसमें सर्जन को ये देखना होता है कि अगर इम्पिंजमेंट हो रही है, ग्राफ्ट बहुत बड़ा है साइज़ में, तो नॉच प्लास्टी करनी चाहिए। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि नॉच प्लास्टी क्या होती है। और फिर कुछ होते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जिसके घुटने अंदर या बाहर की तरफ हों, वैल्गस या वायरस की तरफ हों, या घुटनों में माल अलाइनमेंट हो, तो उसमें भी दोबारा एसीएल इंजरी होने के चांसेस या डीजनरेशन होने की वजह से रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब सवाल आता है इसको डायग्नोज कैसे करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला तो सवाल यही है कि आपको सिम्टम्स क्या है। अगर आपने एसीएल सर्जरी करा ली है तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो कैसे हैं। क्या आपको अब भी लचक आ रही है, क्या आपको री इंजरी हुई है, क्या आपको लैक्सिटी है। अगर ये 3 फैक्टर्स हैं तो फिर डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के लिए जो आपको लग रहा है सिम्टम्स में, उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सरे या स्ट्रेस एक्सरे करवानी चाहिए। उनमें ये देखा जाता है कि जो एसीएल करने के बाद आपका जो ग्राफ्ट्स हैं वो अपनी जगह पे हैं या इम्प्लांट हैं वो अपनी जगह पे हैं, यहाँ तक कि जो आपकी टीबिया है उसकी कोई ट्रांसलेशन आगे या पीछे तो नहीं हो रही है, क्या वो अपनी जगह पे है। और इसके बाद एमआरआई करवाने की ज़रूरत पड़ती है ये देखने के लिए कि जो लिगामेंट या जो नया ग्राफ्ट बना है उसकी लिगामेंटाइजेशन या वो जुड़ गया है या वो टूट गया है। और कई बार सीटी स्कैन करवाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। हमारे अलीगढ़ वाले पेशेंट जिशान में कुछ ऐसा ही हुआ था। उनकी जो टनल थी जब मैं सर्जरी कर रहा था उसमें देखा गया कि वो टनल इम्परफेक्ट हैं या थोड़े एंटीरियर बने हुए हैं, जिसकी वजह से उनका एसीएल दोबारा टूट गया। अब बात करते हैं कब होगा रिवीजन। अगर आपने डायग्नोसिस कर ली तो कब होगा रिवीजन। दोस्तों आमतौर पे जब पहली एसीएल सर्जरी आपकी हो गई है तो हम लोग वेट करते हैं कि लैक्सिटी और जो अन्य इंस्टेबिलिटी है वो 9 महीने से 1 साल या 6 महीने तक में अच्छी रिहैब से रिकवर कर जाए अगर कोई री इंजरी नहीं हुई है। परंतु 9 महीने या 1 साल के बाद भी अगर वो इंस्टेबिलिटी बनी रही है तब ये हम डायग्नोसिस करवा के तब हम प्रोसीड कर सकते हैं। आमतौर पे 9 महीने से पहले रिवीजन के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमको शरीर को उसकी हीलिंग के लिए भी टाइम देना चाहिए। और क्विक डायग्नोसिस या ओवर ट्रीटमेंट के चक्कर में री सर्जरी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। कोई इंसान भारत में ऑलरेडी एक सर्जरी के लिए मुश्किल से मानता है, तो रिवीजन तभी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए जब हम श्योर हों। तो उसके लिए बॉडी को भी एक टाइम देना चाहिए अगर कोई इंजरी नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि कौन सा ग्राफ्ट यूज़ होगा। दोस्तों जैसे हमारा बच्चा जिसका ऑपरेशन हुआ था उसमें पेरोनियस ग्राफ्ट यूज़ करा गया था, मतलब पैर के पास का, तो इसमें हम लकी थे तो इसलिए हमने उसका हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट यूज़ कर लिया। तो ग्राफ्ट चॉइस एक सर्जन्स मैटर है कि सर्जन कौन से यूज़ करेगा। जैसे जिशान जो अलीगढ़ से आए थे जिनका रिवीजन करा है, उनका पेरोनियस यूज़ हुआ तो हमने हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट ले लिया, सेमी टेंडोनोसिस। परंतु मोस्ट ऑफ द सर्जन सेमी टेंडोनोसिस या हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट ऑलरेडी यूज़ करते हैं, तो ऐसे में मैं दूसरे पैर से मैं ग्राफ्ट ले लेता हूँ। और कुछ लोग इसमें क्वाड्रिसेप ग्राफ्ट भी यूज़ कर लेते हैं। तो जो ग्राफ्ट यूज़ हुआ है तो उसके अलावा, क्योंकि वो ग्राफ्ट तो पूरा नहीं बना होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था ग्राफ्ट रीग्रो नहीं करते हैं, तो दूसरा ग्राफ्ट अपोजिट लिम्ब का या सेम लिम्ब का वो सर्जन की चॉइस होती है, वो कैसे कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं कि ये 1 स्टेज प्रोसीजर होगा या 2 स्टेज प्रोसीजर होगा, एक ही सिटिंग में कर देंगे या 2 स्टेज में करेंगे। दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिंगल स्टेज सर्जरी है, मतलब एक ही सर्जरी में उसको दोबारा कर दिया जाता है पूरा। परंतु कुछ केसेस में जिसमें टनल बहुत वाइड हैं, जिसमें स्क्रू जो डाला था उसकी वजह से जो बोन में होल है वो बहुत बड़ा है, ऐसे में ऑलरेडी हम एमआरआई पे विजुलाइज करके आपकी 2 स्टेज प्रोसीजर्स करते हैं। वो एक बहुत ही कस्टमाइजेबल तरीका है, हर इंसान के लिए लागू नहीं है। ऐसे में फिर थोड़ी हड्डी निकाल के उस छेद को भरा जाता है और 3 से 6 महीने बाद फिर दोबारा रिवीजन एसीएल करा जाता है। परंतु ये कस्टमाइजेबल तरीका है, ये मेरे जैसा आपको सर्जन ही देख के आपका बता सकता है, उससे पहले नहीं होता। तो मोस्ट लाइकली 90% ऑफ द केसेस में ये सिंगल स्टेज प्रोसीजर है और 10% में 2 स्टेज प्रोसीजर है। अब बात करते हैं कि उस ग्राफ्ट का क्या होगा जो पहले डला हुआ था, उसका क्या करोगे। दोस्तों अगर एक्सरे में हमें देखना होता है कि कौन सा बटन यूज़ हुआ है, कौन सा स्क्रू यूज़ हुआ है, अगर मेटल स्क्रू यूज़ हुआ है तो उसको निकाला जाता है। और मैंने बताया अगर टनल बहुत ज़्यादा डायलेशन है तो बोन ग्राफ्ट करा जाता है। जो एंडो बटन होता है ऊपर की तरफ जहाँ पे फीमर में होता है, वो चावल के तिनके की तरह होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करी जाती और ना उसको निकालने की कोशिश करी जाती है। परंतु जो बायो स्क्रू है
6 to 9 मंथ्स में बायोस्क्रू को बायोस्क्रू की जगह पे ही छोड़ दिया जाता है, या तो बॉडी में घुल गया होता है, अगर नहीं भी घुला है और अगर उसमें ड्रिल करेंगे तो वो एक स्पॉन्जी जेल की तरह वो ड्रिल से बाहर आ सकता है। तो इसमें कोई ज़्यादा इत्यादि लोड नहीं लेना कि बायोस्क्रू को क्या करेंगे। परंतु हाँ, अगर मेटल स्क्रू अगर डला हुआ है बायोस्क्रू की जगह ग्राफ्ट का नीचे टिबिया में, तो उसे निकालना पड़ सकता है। अब बात करते हैं टाइम कितना लगेगा। दोस्तों, आमतौर पे मैंने बताया था कि ACL सर्जरी में कितना टाइम लगता है, उससे 20 या 30 मिनट्स ही ज़्यादा लगती हैं रिवीजन ACL सर्जरी करने में। या फिर कई दफ़ा लोग सेम टाइम में जितना एक ACL सर्जरी में टाइम लगता है उसी टाइम में एक रिवीजन ACL कर देते हैं। कुछ टाइम का वो नहीं है, अनलेस कि कोई मेटल स्क्रू निकालने में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है या बायोस्क्रू को जो एरिया है, टनल है, उसको साफ कर रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। नहीं तो एक रिवीजन ACL में सेम टाइम लगता है जितना एक ACL सर्जरी करने में टाइम लगता है। अब बात करते हैं इसका रिहैब कैसा होगा। दोस्तों, रिवीजन ACL में थोड़ा रिहैब डिलेड कर सकते हैं, परंतु इसका रिहैब सेम तौर से जैसे पहले ACL का रिहैब हुआ वैसे ही रिहैब करते हैं। नेक्स्ट डे वेट बेयरिंग कर सकते हैं, और जो रेंज ऑफ मोशन है जैसा मैंने अपनी लाइफ आफ्टर ACL वाली वीडियो में बताया है वैसे ही इसका रिहैब करना है। अब ये सब बातें तो ठीक हैं, परंतु 2 बार तो ACL हो गया है, भगवान ऐसा ना करना कि तीसरी बार ACL हो जाए। इससे बचने के लिए क्या करें? दोस्तों, ये सर्जन की चॉइस होती है कि एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर जिसे LET या लेमायर्स प्रोसीजर करके एक प्रोसीजर होता है कि जिन लोगों में रिवीजन ACL होता है तो उसमें एक तरह से वो प्रोसीजर और कर सकते हैं ACL के साथ साथ, जिसमें कि एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाती है आपके ACL लिगामेंट को। और कई ऐसे सर्जन्स हैं जो इसको कर रहे हैं ताकि 2 बार तो ACL लिगामेंट इंजरी हो गई है पर तीसरी बार ना हो। और हाँ, बात सुनो जिशान की। तो आज 2 हफ्ते हो गए थे जिशान का, मैंने अलीगढ़ से जो थे जिसका रिवीजन ACL लिगामेंट करा, वो आज आया। बहुत ही प्यारा बच्चा है और आज वो मेरे लिए ताले लेके आया, और आज तक मुझे नहीं मालूम था कि ये ताले क्या होते। तो उनके पिताजी ने मुझे बताया कि अलीगढ़ के ताले बहुत ही मशहूर हैं, और एक अच्छी सक्सेसफुल सर्जरी होने की खुशी में आज ही जिशान मिलके गया, और आज ही इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जैसे और लोग जिनके पैर में लैक्सिटी है या इंस्टेबिलिटी है या वो पहली वाली ACL सर्जरी से सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे कमेंट में बता सकें या रीच आउट कर सकें, या कोई भी क्वेरीज हों इन वीडियो से समझ सकें। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, या आपकी कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप वाले दिए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें। बहुत बहुत धन्यवाद।